पढ़ाई करते रहिए। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? दिलखुश, शिवम, सुप्रिया, अंजना, विनय पासवान जी, आरती यादव, प्रीति, अश्वनी, कैसे हैं? सिंह जी, लव यू। कैसे हो आप सभी लोग? बहुत अच्छे हो? यस, सुपर, बहुत सुंदर। मेला घूमने भी नहीं ना गए हो? नहीं, बढ़िया, चलो बहुत सुंदर। हम बच्चे हैं, थोड़ी सर्दी जुकाम की प्रक्रिया लगी हुई है, तो वो लगा रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मलयज की जो लिखी हुई एक डायरी है, जिसका नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। थोड़ा सा अजीब जाएगा, परंतु अच्छे से समझ आएगा, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो मैं चर्चा कर दूंगा आपसे विशेषता। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो कि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लेखक के परिचय से, और प्लस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ विशेष तिथि की डायरी है, उसको हम लोग फोकस करेंगे। आ जाओ, देखो, मलयज, इनका नाम था मलयज। देख रहे हैं आप सभी लोग? यस बच्चों, इनका जन्म 1935 में होता है और 26 अप्रैल 1982 को इनका निधन हो जाता है, यानी कि देहांत हो जाता है, इनकी देह का अंत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के महुई में इनका जन्म स्थान है। और इनके मूल नाम की अगर हम बात करें तो भरत जी श्रीवास्तव, ये मूल नाम है, और रगड़ के पूछता है बोर्ड एग्जाम कि मलयज का मूल नाम क्या है, तो क्या कहिएगा? भरत जी श्रीवास्तव भैया, भरत जी श्रीवास्तव। समझ गए सभी लोग? यस, बहुत सुंदर। सर जी नींद आ रही है? अभी नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ? क्रांति के मैदान में कूदने वालों को आंखों की नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है। इनके माता जी का नाम था प्रभावती और पिताजी का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। अब ये वैसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। शिक्षा को लेके बात करें तो इनकी ये सवाल भी पूछता है कि इनकी एमए किस विषय से हुई है? अंग्रेजी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। छात्र जीवन में इनको टीबी हो गया था, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं। क्षय रोग से ये ग्रसित थे। ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट कर निकालना पड़ा। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और बार बार अस्वस्थता के कारण दवाओं के सहारे जीते रहे। इनका स्वास्थ्य खराब रहा, काफी परेशानी रहा इनके जीवन में। मतलब ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट के निकालना पड़ गया था, टीबी हो गया था इनको इसके वजह से। तो इनका हेल्थ का इश्यूज बराबर पूरे जीवन लगा रहा। ईश्वर किसी को और कुछ दे या ना दे, लेकिन हेल्दी मतलब हम कह सकते हैं स्वास्थ्य जरूर अच्छा दे, ताकि वो अपने लाइफ में मेहनत करके भी भले 2 रोटी 2 पैसे, स्वास्थ्य अच्छा रखे अपना, वो तो मेहनत करके 2 पैसे कमा के 2 ही रोटी खाएगा, परंतु खाएगा। समझ रहे हो सभी कोई? इसलिए बच्चों हेल्थ पे पूरा फोकस रखिएगा, हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा, एनर्जी का ध्यान रखिएगा। हेल्थ ही सब कुछ होता है, ठीक है ना? यहां देखते हैं बच्चों, इसके बाद इनका जो स्वभाव था, ये इंट्रोवर्ट थे, अंतर्मुखी व्यक्ति थे, प्रायः अवसादग्रस्त किंतु कठिन जिजीविषार्थी, हम कह सकते हैं जिजीविषा धर्मी, गंभीर, एकांत प्रिय, मितभाषी। इनकी बोलने के जो शब्द होते थे बड़ा अच्छे होते थे, एकांत में रहना पसंद करते थे, और मतलब जीवन के सत्य को ढूंढते थे। इमोशनल व्यक्ति थे, कहीं निकलते थे, कुछ दृश्य देखते थे, कुछ घटना देखते थे, सोचने लग जाते थे। जैसे आप हो ना कि अगर आपके सामने कोई छोटी बच्ची बहुत, या मान लो एक छोटा बच्चा जो एकदम गंदे वस्त्र पहना है, बेचारे के पास कपड़ा नहीं है, छोटा बच्चा है, मान लो कि अभी तो हो संभालने का उम्र हो, मान के चलो 7 साल का हो, 6 साल का हो, और वही हाफ पैंट पहने हुए, फटा हुआ अगर शर्ट कमीज हो, उसका गंदा कपड़ा हो गया हो, मेहनत करते करते सड़कों पे किसी की गाड़ियां साफ कर देता हो, और वापिस पैसे ना मिलते हो, कैसा उसका चेहरा होता होगा, वापिस इमोशनल होकर के धत कह के निकल जाता हो। तो आप वो सीन देखोगे तो बहुत इमोशनल हो जाओगे, आपका मन कहेगा कि यार कुछ वैसे करते हैं। समझ रहे हो आप सभी लोग? हाँ या ना? यस। तो ऐसा सीन ही अगर ये देखते थे ना दृश्य, तो काफी इमोशनल हो जाते थे, ये काफी इमोशनल हो जाते थे। समझ रहे हो सभी लोग? एक सेकंड बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? समझ गए सभी लोग? नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे देख लीजिए, शमशेर बहादुर सिंह जिससे इनका संपर्क अच्छा था, विजय देव नारायण सिंह जिससे था, शाही से, परिमल,
मतलब ये आप समझ रहे हो ना, कुछ दिनों तक केपी कॉलेज इलाहाबाद में प्राध्यापन पढ़ाए लिखाए, ठीक है। 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी भी किए हैं। इनका जो ज्यादा अपना एक इंटरेस्ट था वो ड्राइंग करते थे, स्केचिंग करते थे, संगीत भी था, कला भी था इनका, सिनेमा में गहरी रुचि थी, सिनेमा वगैरह देखते थे। लहर कविता का विशेषांक 1960 में, शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के साथ सह संपादन भी किए हैं। इनकी जो सबसे तगड़ी रचना है जख्म पर धूल बार बार पूछती है, मलयाज चैप्टर में पूछा जाता है, 1971 में प्रकाशित हुई। अपने होने को प्रकाशित करता हुआ 80 में प्रकाशित हुई। और बाकी देख लीजिए, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल, ये जो भी चीज था ये आलोचना है। आप जो पढ़ रहे हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये एक प्रकार की डायरी है। आप जो पढ़ेंगे बच्चों हंसते हुए मेरा अकेलापन, यह एक डायरी पढ़ेंगे आप, और इस डायरी के अंदर आपको क्या ही दिखेगा। देखिए, मलयाज की कविता और आलोचना से कम महत्वपूर्ण नहीं है उनकी डायरियां। इनकी डायरी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। डायरी क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। कुछ विशेष साहित्यकार होते हैं, कुछ विशेष सामान्य व्यक्ति भी होता है जो प्रतिदिन की अपनी की गई या अपने साथ हुई किसी भी तरह की प्रिय या अप्रिय घटनाओं को या अच्छी बातें को वो डेली लिखते हैं, डेली लिखते हैं। तो डायरी कुछ विशेष तारीखों के साथ होती है। एक प्रतिभाशाली संवेदनशील कवि आलोचक के आत्मनिर्माण के वे प्रमाणिक अंतरंग साक्ष्य है। उन्हें पढ़कर यह जानना और अनुभव कर पाना संभव होता है कि साहित्य कर्म निरा शब्द है, व्यापार नहीं है। साहित्य लिखने और साहित्यकार बनने के लिए लेखन से परे जीवन में भी कितना सजग, सावधान और स्वाधीन होना जरूरी है। साहित्य के लिए और लेखक बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कितना लेख लिखते हो। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज होती है वो कि आप अपने जीवन में कितना सजग रहते हैं, कितना सावधान रहते हैं, कितना स्वाधीन रहते हैं, अपने अधीन रहते हैं। एक व्यक्ति को कितना खुला, कितना ईमानदार और कितना विचारशील होना चाहिए, ये सब इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। व्यक्ति के क्या दायित्व होते हैं और अपने दायित्व के प्रति कैसा लगाव होता है, ये सब आपको मलयाज की डायरी में आपको देखने को मिलेगा। कुछ छोटे छोटे अंश आपको इस डायरी के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहला देखिए, डायरी लेखन मेरे लिए एक धकता हुआ जंगल हो, एक तटस्थ घोंसला नहीं जिसमें अपने पर घुसेड़ मैं जब चाहूं चुपके पड़ा रहूं। डायरी मेरे कर्म की साक्षी हो, मेरे संघर्ष की प्रवक्ता हो, यही मेरी सुरक्षा है। डायरी के कोरे पृष्ठों पर अंकित शब्दों में नहीं, उन पर जलती आग के बीच। अच्छा, कुछ लोग जैसे होते हैं ना, मैं अगर आपसे कहूं कि आप डायरी लिखो, मान लो, तो आप ना अच्छी चीजों को लिखने से बिल्कुल नहीं कतराएंगे, अच्छी चीजें पूरा लिखोगे। आप किसी को अच्छे से बोले हो, आपको कुछ आपके साथ प्रिय हुआ, अच्छा चीज हुआ, आपकी कुछ सक्सेस है, कुछ अच्छी चीज है, तो आप वो जरूर लिखोगे। लेकिन आप किसी को 4 गाली दे के आए हो, ये लिखने से कतराओगे। तो सिर्फ अच्छी चीजें नहीं, आपके जीवन का पूरा साक्ष्य उसमें होना चाहिए प्रतिदिन का। कि आप अगर 4 गाली दे के आए हो, किसी को पीट दिए हो, अपने मम्मी को डांट दिए हो, पापा को ऐसे झपट के बोल दिए हो, आप लिखो उसमें। असलियत तो यह है कि डायरी में सब कुछ लिखना पड़ता है। डायरी में एक साक्ष्य हो जाती है। देखिए जी बच्चों, एक रानीखेत की घटना 14 जुलाई 56 का एक कुछ दृश्य है इनके सामने। ये डेट वाइज ही होती है। उस दिन की डायरी में क्या लेखन है, सुबह से ही पेड़ काटे जा रहे हैं मिलिट्री की छावनी के लिए ईंधन, पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी। पेड़ जो कि पूरे हरे तो नहीं, लेकिन चारों ओर के सरसब्ज पेड़ों ने मानो उदारतावश अपने में से थोड़ी थोड़ी हरिताभा प्रदान कर उन्हें भी अपने गिरोह में मिला लिया है। अपने उदात्त और विशाल और प्राणवान गिरोह में उस गिरोह की आत्मा एक है, क्योंकि उस आत्मा का नाद एक है। वे जब बोलते हैं तब एक भाषा में, गाते हैं तब एक भाषा में, रोते हैं तब भी एक भाषा में, सब कुछ। अब आप क्या समझे, मिलिट्री छावनी होती है और वहां सुबह से पेड़ काटे जा रहे थे। जाड़े का था, एक तो जाड़ों के लिए भी पेड़ चाहिए, पेड़ काटा जा रहा था, और ईंधन खाने वाने बनाने के लिए, ईंधन के लिए, पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी काटा जा रहा था। जो पेड़ काटे जा रहे थे वो पूरे हरे तो नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आसपास की हरियाली को भी लेके चले गए। जैसे जंगल कट जाता है ना, पेड़ कटने लगता है तो लगता है कि यार बहुत खाली खाली सा हो गया, वो स्थिति आके आ गई। और वैसा था कि वो मतलब एक ऐसा कि मानो उनकी भी एक आत्मा हो। वो पूरे हरे तो नहीं थे, परंतु काटे जाने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि तमाम के साथ
वो एक साथ बोलते हो, एक साथ गाते हो, एक साथ रोते हो, एक साथ हंसते हो, कुछ इस तरीके से। समझ रहे हो सभी कोई? हाँ या ना? यस, भाव है बच्चों। कह रहे हैं, लेखक कहते हैं कि भाई कोहरा है खूब घना और खूब सफेद, दृष्टि के विस्तार को बीच से ही कच्चे फीते की तरह काट देता है। किंतु ये ध्वनियां, इन ध्वनियों की मेरे दरवाजे पर दस्तके, यह अस्फुट याचना जो दीवार पर टंगे उस कुमाऊं ग्लोरी के खूबसूरत कैलेंडर में है, यह कोने में टिका कर रखी हुई ये एशवुड की छड़ी रह रह कांपती क्यों है? नोटबुक के पन्ने यूं बेतरह फड़फड़ाते क्यों हैं, जिनमें बेशुमार पत्तियों और फूलों की रेखानुकृतियां स्मृति के उदास गुलदानों में बतौर गुलदस्ते आज भी जिंदा है। मौसम एकदम से ठंडा हो गया है। बूंदाबांदी और हवा एक कलाकार के लिए एक निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। अब देखिए, ये इतने शब्दों के क्या मतलब, नाइस भाई, एक ताली तो बनती है। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। कहते हैं लेखक कि कोहरा है, खूब घना कोहरा है, और काफी मतलब आप जब खूब घना घना कोहरा सड़कों पे देखे हो ना, जब बहुत पास देखना पड़ता है, जब ठंड के दिनों में आप स्वेटर जैकेट लगा करके साइकिल, हाथ में दस्ताना पहन करके पूरा माथा वाथा बांध करके अच्छे से साइकिल वैसे सिकुड़ते हुए चलाते हो, एकदम जो सड़क के किनारे पतली उजली सी धारी होती है, उस पे आप चलते हो कि बगल से कहीं ट्रक बस कुछ भी गुजर रही है, एकदम दिखता है कि नहीं, आपका ध्यान पूरा अगले पहिए के तुरंत आगे दिखता रहता है, बहुत दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता है। कभी ऐसा हुआ है ना? बराबर होता है ठंड के मौसम में। यहाँ पे कुछ ऐसे ही है। कह रहे हैं किंतु ये ध्वनियां और पेड़ काटे जा रहे हैं। जब पेड़ कटता है ना, तो पेड़ जब कटता है और गिरने गिरने को होता है, तो चरचराहट सी एक आवाज आती है। आपने मूवी में कल्पना की होगी कभी वैसा, वो आवाज, या सामने से पेड़ कटते हुए चरचराहट से एक आवाज आती है, वो ध्वनि, और ये ध्वनि हमारे दरवाजे तक आ रही है, हमारे कानों तक सुनाई दे रही है। हम वो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो तारीख भी नोट है? वो कह रहे हैं कि वो लिखे हुए सारे मतलब उनके ना कुछ आपने पढ़ा कि वो ड्राइंग बनाते थे, स्केचिंग करते थे, तो उनके पास जो भी पुस्तकें था उसमें कुछ स्मृतियां थी, पौधों के, फूलों के, कलियों की, सब कुछ थे। वो कह रहे हैं कि क्या ही चल रहा होगा, है? नोटबुक के पन्ने यूं तरह बेतरह क्यों फड़फड़ाने लगे हैं? क्योंकि पेड़ काटे जा रहे थे। पेड़ क्या हो रहे थे? काटे जा रहे थे बच्चों। अब यहां देखिए, कहते हैं कि एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी होता है कि कलाकार के मतलब निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। मतलब खुद ठंडा हो और उसमें आग हो। समझ रहे हो ना भाव क्या है? आग भी हो, ठंडा भी हो। अब देखिए ना, पोस्ट ऑफिस के सामने, बिल्कुल सामने बाईं ओर 11 अदद देवदार है, पूरे 11 गिन करके, जिसे एक आदर्श सूत्र खामखा ही सोचता हूं कि वे 10 क्यों ना हुए या 12 क्यों नहीं हुए। जब भी उधर से गुजरता हूं यही ख्याल उमड़ते हैं, यानी मैं किस कदर बोर हो जाता हूं। किसी चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत के विषय में पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि वो शोक व भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभारते हैं, उन्हें बड़ी तेजी से चरम बिंदु की ओर ले जाते हैं। वो देखते हैं ना 10, तो कह रहे हैं भैया, सॉरी कितने थे? 11 थे। कितना है? 11, पूरे 11 थे। वो कह रहे हैं भैया तू 10 क्यों ना हो गया, 12 क्यों ना हो गए, 11 ही क्यों हो गए? ये भावनाएं हैं बच्चों, ये भावनाएं हैं, और ये थोड़ा उस किस्म के भी व्यक्ति थे। मलयज जी थोड़ा उस किस्म के भी व्यक्ति थे, रंगों को लेकर के भी सारी चीजें आप देख रहे हैं। अब आइए कुछ और थोड़ा सा बढ़िया मजेदार बातें आइए। मैं संयत हूं यानी ठंडा हूं। अभी जब बाहर निकलूंगा तब खूब घना और खूब सफेद कोहरा मुझसे लिपट जाएगा, सब और छा जाएगा। मेरे अतीत और मेरे वर्तमान का समीकरण व भविष्य में जो फीते की तरह बीच से ही कटा हुआ है, इस कोहरे में समा जाएगा। अज्ञात भाषा में अज्ञात गान, अज्ञात रुदन लिए हुए कागज के एक नन्हे से टुकड़े की तरह इस कोहरे की ताबीज में। तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे आने वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए। कहानी यहाँ पर कहा, ये सारी बातें लिपट रहे हैं पेड़ों से, वनों की कटाई से, मिलिट्री छावनी, जो कि पेड़ लगातार वहां काटे जा रहे थे। ये कह रहे हैं कि मैं जैसे ही बाहर कोहरे में निकलूंगा, पूरा का पूरा कोहरा मेरे शरीर से लिपट जाएगा। मेरे सारे सुख दुख अतीत वर्तमान सब कुछ ऐसा लगेगा कि सब कोहरे के ओश के बूंदे में गीले हो गया, कागज के वो सारे टुकड़े गीले हो जाएंगे, उस ताबीज की तरह खत्म हो जाएंगे। और तुरंत से फिर ईंधन, यानी यहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि जो पेड़ काटे गए हैं तब तक ईंधन यानी आग पूरे सीजन और आगे वाले जाड़ों के लिए भी चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को यहाँ पे प्रतीक दिए हैं
फिर कहते हैं 18 जून 1957 की ये जो घटना दिख रही है आपको, एक खेत की मेड़ पर बैठी कौवों की कतार देखते हैं वो, क्या सोचते हैं? उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है, पीला पड़ चला है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई के छिलके उतार फेंके हैं। जर्द पड़ना मतलब समझ, पीला पड़ रहा है यानी कि पक रहा है। एक मधुर आशापूर्ण फल जिसने अनुभव की तिताई को छिलके उतार फेंके हैं। विगत के वे मूल्य जिन पर बचपना कभी सान धरता था, कितने बेमानी भोथरे हो उठे हैं, जैसे कि वह जड़ पौधे का आत्मदान स्वीकार कर लेने के बाद विकास की एक सीमा के उधर। हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में एक ऐसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं पाई। जड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बांट बखरेदार। प्रश्न है वे बालों के गुच्छे नहीं जिन्हें जब चाहा जुनून में सिर से नोच लिया। कौवे की वो लगातार जो एक कतारे बैठी हुई है, वहां पर फसल पीला होने को है, पकने को है। एक मधुर आशा फल जिसने अनुभव की तिताई को छिलकर उतार फेंके हैं, छिलके। आप समझिएगा थोड़ा, मुझे भी लगातार पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये डायरी है, और डायरी की शब्दें बड़ी गंभीर होती है ना, तुरंत एक बार पढ़ के आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मैं इसीलिए दोबारा पढ़ रहा हूं इसको, ताकि आप लोग भी समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि ये खेत की मेड़ पर बैठी कौवे की कतार देख रहे हैं, यानी कि यहां पर एक जो पक्षी है, कौवे हैं, प्रकृति की चीजें हैं। पेड़ भी प्रकृति की चीजें थी, पेड़ भी प्रकृति का था। यहां पर भी ये कतार देख रहे हैं। उम्र की फसल पककर तैयार, उम्र से कनेक्ट कर रहे हैं। उम्र की फसल पककर तैयार, सपनों का सुहाना रंग अब जर्द पड़ चला है। यानी कि जब आप खेती करते हो ना, फसल को बोते हो एक उम्मीद के साथ कि मैं जिस इसमें मेहनत करूंगा तो फसल हमारा फल प्राप्ति के रूप में हमारा परिणाम देगा, तो आपका जो एक सपना रहता है अब जर्द पड़ चला है, मतलब कि अब फसल पकने को तैयार है। एक आशा जो आपको लगी हुई थी, अब मतलब चीजें तैयार हो रही है, यानी कि तिताई के छिलके उतार कर फेंके हैं। बीते हुए विगत के वे मूल्य जिन पर बचपना कभी सान धरता था, वो समय भी निकल गया। देखिए, फसल पक के तैयार होना, वैसे व्यक्ति का भी ना उम्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब हम लोग भी पकने की ओर है, यानी बुढ़ापे की ओर। वो अपने आप को भी इसमें ढाल रहे हैं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी काफी बिगड़ा हुआ रहता था। वो उस चीज को लेकर के भी ज्यादा मतलब उस टाइप के व्यक्ति थे। और क्या कहना चाह रहे हैं कि एक समय हुआ करता था जब हमारा बचपना शान धरता था, मतलब बचपन की वो अवस्था जिसमें हम हर कुछ करने के लिए स्वतंत्र हुआ करते थे। समझ रहे हो सभी कोई? आगे आ जाइए। हवाओं में ये कैसी महक है, हवाओं में ये कैसी, सारी चीजें प्रकृति से जुड़ रहे हैं अभी। हवाओं में ये कैसी महक है, धरती में एक ऐसी चिलक है कि फसलें कटने भी नहीं पाई, अभी फसल की कटाई भी नहीं हुई है, और जड़ों को उखाड़ कर किसी चाणक्य ने दही छिड़का ही नहीं, और ये बांट बखरेदार, बांट बखरेदार मतलब समझते हो ना, बटाई, ये गांव का शब्द है। सर इस बार तो खेत में धान ही नहीं है। बाढ़ आया था क्या उधर? बाढ़ तो इस बार आया ही नहीं, वैसे बाढ़ तो नहीं आया था अपनी तरफ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अब ऐसा है कि बाढ़ नहीं आया, समय पे बारिश भी नहीं हुई, फसल वैसे ही चली जाएगी, क्या ही होगा। एक किसान की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, एक किसान की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। आगे देख लो बच्चों, ये प्रतिदिन की कुछ कुछ उनके ने कसक है मन में। आगे की कसक देख लीजिए। आज भी कोई चिट्ठी नहीं, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है, दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। इतनी भी ताक नहीं कि डाकघर में ही जाकर पूछा। अजब सी बेचैनी मन में होती है। उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। लेखक को किसी चिट्ठी की इंतजार रहती है, चिट्ठी नहीं आता है। मैं काफी दिनों से इंतजार कर रहा हूं कि चिट्ठी आ जाए, पर आज भी कोई चिट्ठी नहीं है। 4 जुलाई 62 को भी चिट्ठी नहीं आई। तबीयत इतना खराब हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। दोपहर तक उम्मीद रहता है कि चलो भाई कोई तो चिट्ठी आ जाएगी, पर बिल्कुल नहीं आती है। ये दोपहर भारी भारी सा गुजरने लगता है, कुछ नहीं हो पाता है।
इतनी भी मैं जरूरी नहीं समझता हूं। जब इतनी भी जरूरी नहीं समझता हूं, अगर जरूरी समझता तो तुरंत सीधे पोस्ट ऑफिस चला जाता, लेकिन इतनी भी ताब नहीं समझता हूं कि डाकघर में ही जाकर पूछा। अरे अजब सी बेचैनी हो गई है मन में। उस वक्त सारा माहौल अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि सारा अक्षर मिटते जा रहा है, जिंदगी मिटते चली जा रही है। किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो जाता है। जीवन के पूरे पल, डे 1 से लेके लास्ट डे तक में, जैसे मैं ये कहूं कि अगर कलम लिखा है तो क ल म, इन कलम में से बीच का एक अक्षर ल गायब हो जाए तो क म का कोई अर्थ नहीं रहेगा। यानी जैसे बीच के एक अक्षर के मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वैसे मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि जीवन के डे 1 से डे लास्ट तक में अपने जीवन को इस तरह से जी लीजिए, एक अपना एक ऐसा अनुभव बनाइए कि वो मिटे हुए बीच के एक अक्षर की तरह ना लगे, नहीं तो पूरे शब्द का अस्तित्व खत्म हो जाते हैं। अगर कोई भी दिन आपका उस तरीके से मीठा मीठा सा लगे अक्षर की तरह, तो सोचिए आपके पूरे जीवन का अस्तित्व अजब सा हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? कितना तगड़ा क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ दी जाती है बच्चों। अब बताइए, मैं इतना बेचैन रहता हूं, अब ऐसी मन स्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का। यूं भी पहले ही कौन तीर मार रहे थे। कितनी सत्य बात लिख रहे हैं कि जब व्यक्ति परेशान होता है तो कुछ भी नहीं कर पाता है। जब आप सिर्फ सोचते हो तो सिर्फ सोचते ही रह जाते हो, चिंता करते हो तो चिंता में ही लग जाते हो। केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़े क्या पढ़े। किताब लेके बैठे हो, सिर्फ सोचने में लगे हुए, पर पढ़ नहीं पा रहे हो, और कह रहे हैं कि वैसे भी कौन सा बड़ा तीर मार लेते थे। वैसे भी कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। एक आशंका में हर दम झुलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगती है, हर खटका चौंका जाता है, अटखेलियां करती हुई हवा कनफुसिया सी करने से लगती हुई है, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे है। वैसी परिस्थिति में सब कुछ अजीब सा लगता है, एकदम ऐसे एक जादू की तरह रहस्यमय हो जाता है। मतलब लगता है कि हमारे जीवन के साथ क्या ही चल रहा है, कुछ समझ नहीं आता है आपके साथ। कन्फ्यूजिया, मतलब यहाँ पे कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वैसे झूमती हुई हवाएं कन्फ्यूजिया सी करती हुई लगती है। ऐसा लगता है कि यार हर जगह ना आपके विरोध साजिश ही दिखाई दिखाई देता है। क्या हो गया? आ जाइए, आगे आ जाइए। अगला देख लीजिए बच्चों, 5 जुलाई की जो आपको डायरी देखने को मिल रही है। कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़, अधेड़ मतलब कि एक अच्छे उम्र के आदमी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बहुत नौजवान नहीं है और बहुत बूढ़े नहीं है, अधेड़ उम्र के हैं। आकर्षित कर लिया वो व्यक्ति ने मेरे मन को। कैसे? प्रायः वे और मैं एक ही समय शाम को वहां अखबार देखने पहुंचते थे। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पंक्ति को बहुत गौर से समझिएगा। थोड़ी बहुत पंक्ति अगर उधर आपकी मिस भी हुई है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जरूर समझिएगा। एक व्यक्ति शाम को वहां अखबार देखने पहुंचते थे, हम लोग दोनों को साथ में, शायद यही था ना। प्रायः वे और मैं एक ही समय शाम को वहां अखबार देखने पहुंचते थे। कल पुस्तकों के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे तो बरबस ध्यान खींचा। वो जो आए थे वो किसी को थोड़ा तेज आवाज में बता रहे थे, पुस्तक छपने की बात कर रहे थे कुछ, तो मेरा ध्यान उधर चला गया। परिचय मैं पूछा, उन्होंने बताया बलभद्र ठाकुर। नाम याद रखना, क्या नाम बताया? बलभद्र ठाकुर। नाम से अपरिचित नहीं था, यानी कि नाम मैं जानता था। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी। शमशेर जी के यहाँ जब गया था मैं, तो उनकी लिखी हुई एक किताब भी मैं देखा था। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल वे धीरे धीरे आत्मश्लाघा के मूड में उतर आए। मुझे समझे कि मैं उनका विद्यार्थी हूं या मैं विद्यार्थी ही हूं, बाकी लोगों से बातचीत छूट गया। अब मेरे तरफ उनका पूरा ध्यान आ गया। उनकी पुस्तकों की जनता में कैसा स्वागत हुआ, किस बड़े ओहदेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा, फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांग कर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक नहीं, आदि आदि के प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे। मुझे विद्यार्थी जानकर वो मेरे तरफ हो गए और मेरे तरफ बातें करने लगे और दुनिया भर की बातें बताने लगे कि उनकी पुस्तकों का किस तरह से लोग मतलब स्वागत कर रहे हैं, कौन कौन से बड़े बड़े लोगों ने किताब को पढ़ा और क्या फीडबैक दिया। फलाना अंडर सेक्रेटरी था, वो भी मेरे पुस्तक को पढ़ा, पता है पुस्तक ले गया था तो मुझे आज तक नहीं दिए, इतने पसंद आ गए उनको पुस्तक।
यानी अपनी पुस्तक के बारे में पूरी बातें बताने लगे। सुनकर रस आता रहा, रस मतलब आनंद आता रहा। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थी। चश्मा पहने हुए थे बलभद्र ठाकुर जी, और उनके चेहरे में मतलब एक प्राउड फील हो रहा था कि भाई उनकी लिखी हुई किताब मार्केट में हवा मचाई हुई है। तो मजा आया था। लुंगी और जैकेट पहने हुए थे। ठिकना चकईट गठा हुआ शरीर, रंग सांवले से कुछ अधिक था, मतलब सांवले से कुछ ज्यादा ही अधिक सांवले थे। लुंगी और जैकेट पहने हुए थे। 7 बज रहे थे, खाना भी पकाना था क्योंकि भूख लग आई थी, अतः विदा ली, मतलब वहां से निकल पड़े। देखिए लिखने का क्या मतलब, उनका एक फ्लो देख रहे हो ना। फ्लो देखिए, खाना भी पकाना था, रोज की तरह नहीं यार खाना भी बनाना है जैसे डेली बनाना पड़ता है, ये भी नहीं लिखा उन्होंने। क्या लिखा, खाना भी पकाना था क्योंकि भूख लग आई थी, नहीं होती तो नहीं बनता। एक्सप्रेस करने का तरीका सोचो। अतः विदा ली मतलब मैं वहां से निकला। शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश भी हो गई है। 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। नेगी फैमिली थी, उनके साथ में 1.5 घंटा रहा। घर की बूढ़ी माँ जीवट की काम काजी महिला है, बहुत मेहनत करती हैं। उनका एक स्केच बिठाकर बनाया और उन्हें दे दिया। आपको पता ये स्केच आर्टिस्ट भी थे। बोला दादी माँ बैठो यहाँ पे, आराम से बैठो, है स्माइल कर, एक प्यारी सी स्माइल दे दो। ये पूरा स्केच निकाल दिए और उन्हीं को दे दिए। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ गया था। मैं रेडियो से गाने सुनता रहा, इधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा। अपनी स्थिति के अनुकूल वह तो मैं देख ही रहा था। मेहमानबाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। मैं उनका सिर्फ किराएदार न था, एक मेहमान भी था। किराएदार यानी ये किराएदार भी थे और साथ ही साथ मेहमान भी थे। नेगी फैमिली के ये गेस्ट भी लगते थे। वहां गए, चाय पानी चल रहा है, स्केच भी चल रहा है इनका। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला, अब तो शायद परसों तक चल ही देना होगा। परसों तक के लिए यहाँ पे हूँ, इससे पहले और मिले होते तो काफी आनंद आता। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय हुआ है। टिपिकल पहाड़ी जन, सीधे साधे तरल, बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयां और बुराइयां दिख जाए। ऐसे व्यक्ति जो 2 टीचर इतने अच्छे, दूध के दूध पानी के पानी दिख जाता है, इतने अच्छे व्यक्ति हैं। बुराइयां बल्कि कमजोरियां कहना अधिक उचित होगा। बुराइयां तो हम नहीं कहेंगे पर कमजोरी कह सकते हैं उनको, वो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसी की प्यार करने की तबीयत हो। आय हाय हाय, तबीयत मतलब मूड, मिजाज। कोई पूछता तबीयत कैसा है, मिजाज कैसा है, जब आप हेल्दी फील करते हो ना, बहुत अच्छा है, तबीयत ठीक है एकदम, मतलब मिजाज अच्छा है। समझ रहे सभी कोई, मस्त। अब ये देखिए ये चल रहे हैं ओके जान, ये सब क्या लिख रहे हो यार, मतलब थोड़ा तो आप लोग ये रखो ना, क्या ही चल रहा है ये सब है, कुछ भी लिख रहे हो। देखो जीवन में ना बच्चों, आपके कंधे पे बहुत जिम्मेवारी है, बहुत जिम्मेवारी है। घर में बाप के बाद जिम्मेवारियों का जो सबसे बड़ा पहाड़ टूटता है वो बेटे पे टूटता है। और सारे कामों के पूरा होने में जो सबसे बड़ा स्रोत है वह है पूंजी, मनी, पैसा, धन चाहिए, पैसा चाहिए। और आपके कंधे पे इतनी जिम्मेवारी है और आप उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने के लिए तैयार हैं या नहीं, कभी अपने आप से पूछिए, परखिए, अपने अंदर देखिए। इसलिए प्लीज थोड़ा सा अपने करियर पे ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। नहीं तो बच्चों बहुत मतलब वैसी स्थिति आ जाती है ना कि आंख में आंसू भी नहीं रह पाता है और चीखने चिल्लाने का मन करता है, पर चीखोगे भी नहीं। कैसे चीखोगे, चीख नहीं सकते हो, घर में और लोग हैं वो भी टूट जाएंगे, समाज है, लोग हैं। आपने कभी देखा है मर्द के आंख से आंसू गिरते हुए? नहीं। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि पढ़ाई पे फोकस करिए और ये सबसे थोड़ा सा देखिए। आसमान टूट जाना यानी अचानक से बहुत बड़ी मुसीबत का आना, ईश्वर ना करे ऐसा हो, पर आप अपने आप को तैयार रखो बखूबी से जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए। यहां पर देखिए, ऐसे की प्यार करने की तबीयत हो, कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दीन काट रहे हैं। उनकी कमजोरी यही थी, जो 2 शिक्षक थे उनकी कमजोरी यही थी कि कुचली हुई आकांक्षा के व्यक्ति थे।
उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबा दिया था, दमन कर दिया था, किसी तरह दिन काट रहे हैं। अधिक बलबुत्ते वाले आदमी नहीं रहे थे, मतलब एक होता ना कि अपने पे भरोसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यार कर लेंगे कुछ भी हो, बड़े सपने देख रहे, एक होता है यार चलो ना किसी तरह चल रहा है ना। तो जहां किसी तरह जीवन काटने की बात आ गई, मतलब आप क्या सोच रहे हो, किसी तरह तो जीवन सबके कट जा रहे हैं, आपके अंदर वो स्पेशल है क्या? किसी तरह जीवन काटने की नहीं, बड़े सपने देखो और साकार करने के लिए जितना मेहनत करना पड़े करो। समझ गए ना? रियलिस्टिक सपना देखो। रियलिस्टिक मतलब ये मत सोचो कि मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर अगले 2 साल में बनना है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नॉन रियलिस्टिक है, ये मत देखो, ये बेकार है। रियलिस्टिक इमेज जो रियल हो, जो अचीवेबल हो, जो किया जा सकता हो और जो सच में आपके अंदर है, वो होना चाहिए। बलबुत्ते वाले आदमी नहीं लग रहे थे, अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रीजन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई। उनका ये भी नहीं था कि यार चलो एक बहुत बड़ा सपना टूट गया हो, तो टूटने के बाद व्यक्ति टूट जाता है तो कई बार बिखरा बिखरा हो जाता है, बिखरिए मत। उनका बस यही था कि चलो एक स्थिर जीवन हमारा किसी तरह चलता रहे, रोज का हमारा समय निकल जाए, रोज रोज जो चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है, इसलिए वह अखड़ता नहीं। पर याद यह नहीं अखड़ना किसी अंतर स्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई व्यवस्था है, एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी दर्द आ छोड़ जाता है, उस पर ठहरकर चिंतन नहीं करता। चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सब कुछ यूं ही चल रहा है, बहुत कट गई बाकी भी कट जाएगी। वो व्यक्ति जिसका कोई बहुत बड़ा सपना भी नहीं टूटा हुआ हो, लेकिन वो खुद के साथ इतना मैनेज कर लिया है कि यार ठीक है ना, चल रहा है बस, अब क्या ही गुंजाइश करना, इतना समय गुजर गया ना, बाकी का समय भी गुजर ही जाएगा, प्रतिदिन का इतना निकल गया, बात खत्म। यही है, खुद से समझौता कर बैठे हैं, मैनेज कर बैठे हैं। 8 जुलाई 62 की घटना, कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आ रही है, इतनी कोमल और मिठास सिली हुई कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती है। प्राकृतिक छटाओं को बताया है। समझ आ रहा है बच्चों? तबीयत तो मेरा भी खराब लग रहा है। ये बहुत लंबा है क्या? नहीं है ना? कितना इसमें है? दृश्य 9 है, 10 है, 11 है, 11 11 12 12 पे खत्म हो रहा है। हम लोग अभी हैं कहाँ? हम लोग 5 खत्म कर लिए, छठा पे आते हैं। ये बहुत इमोशनल, ये पढ़ते हैं। दिल्ली दिल्ली 30 अगस्त 76, सेब बेचती हुई लड़की, उसकी कलाइयों में इतना जोर नहीं था कि वह चाकू से सेब की एक फांक काटकर ग्राहक को चखाती। एक छोटी सी बच्ची, उसकी कलाई में इतने ताकत नहीं थे कि अरे सेब लेना है, आइए आइए चिखिए ना, चिखिए मैं चखाती हूँ। काट के एक सेब का एक फाका भी उसे चखा पाए, वो भी नहीं था। सेब का एक फाक भी काटकर ग्राहक को चखाए, उसकी कलाई में इतनी दम नहीं थी। सोचो कितनी दूध मुही बच्ची होगी, कितनी छोटी बच्ची होगी। 2-4 बार उसने कोशिश भी की काटने को, नहीं कटा। लेखक देख रहे हैं। 2-4 बार उसने कोशिश की, फिर एक खिसियाई हुई हंसी हंसकर चाकू मेरे हाथ में थमा दिया। अच्छा, लेखक खरीदने गए हैं ग्राहक बन के। बिटिया ने कोशिश की काटने की, नहीं कटा तो गुस्सा अंदर से आया, लीजिए आप भी काट लीजिए, मतलब खुद से काट लीजिए। मेरे हाथ में थमा दिया और बोली खुद ही चख लो, मीठे हैं सेब। सेब तो वैसे ही मीठे थे, उनका रंग और खुशबू देखकर उनकी किस्म में पहले ही मैं जान चुका था कि सेब मीठा होता है और मीठे चीजों का सुगंध आ जाता है। पर वह 7-8 साल की लड़की, जिसने शायद नई नई दुकान संभाली थी या जिसे हाल में ही दुकान संभलवा दी गई थी, अपने ग्राहक को अपने सौदे के बारे में शक की जरा गुंजाइश न देने को आतुर थी। सीखिए, क्या टैलेंट है। या तो मजबूरी ने उसे इस उम्र में दुकान संभालने के लिए मजबूर किया हो, कोई तो कारण रहा होगा, लेकिन उसके अंदर वो व्याकुलता कितनी है कि वो अपने ग्राहक को लौटने ना दे। वो कितनी व्याकुल थी कि मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो मैं सामान बेच रही हूं, अपने ग्राहक को चखा के संतुष्ट करा दूं ताकि वो खरीद ले। वो बच्ची इतना आतुर थी, अपने ग्राहक के बारे में जरा भी शक ना हो, अपने सौदे के बारे में जरा भी शक ना हो, जरा भी गुंजाइश ना हो, उसके लिए वो आतुर थी। मैंने उसके पतले, लगभग झौराए जिस्म, पतली एकदम जंवर की तरह लड़की, उसके चेहरे और खुली कलाइयों को देखा
और उन सेबों की तरफ भी देखा जिसके ढेर को जल्दी से जल्दी कम करने की ललक उसके आंखों में थी। एक छोटी सी बच्ची, इतनी पतली सी, एकदम कोमल बच्ची, और उसके सामने ठेले पर सेब के जो ढेर देखा। बच्चे की आंखों में ललक है कि कितना जल्दी ये सारे सेब के ढेर खत्म हो जाए, कितना जल्दी मैं इसे बेच पाऊं। समझ रहे हो ना? यहां से सीखने को हमें क्या मिल रहा है कि अपने आप को जिस काम में लगे हो 100% लग जाओ। करना है तो दिल से करना, नहीं तो बिल्कुल मत करो। बच्ची सेब बेचने गई है, बेच रही है, और आंखों में ये व्याकुलता, हाथों में ये व्याकुलता, दिमाग में ये व्याकुलता, दिल में ये व्याकुलता कि वो अपने सौदे के बारे में कभी भी अपने ग्राहक को शक की गुंजाइश ना हो। इसके लिए उसके हाथों से कलाई से सेब भले ही ना कट रहा हो, लेकिन वो काटने की कोशिश करती थी। ग्राहक को खुद कह दी। समझ रहे हो ना? तो आप लोग भी बच्चों ध्यान रखो इस बात का। अब बच्चों मुझे लगता है कि आधा हम लोग पढ़ लिए, आधा कल पढ़ना चाहिए। क्या करें आप सभी लोग? आधा कल पढ़ते हैं। वैसे भी आज एक सेशन में कंप्लीट भी नहीं होगा, मतलब अगली क्लास में पढ़ते हैं। कल परसों जब भी हमारा अगला क्लास लगा होगा तब हम इसे निपटाएंगे। कल तो हालांकि रविवार है, फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, और खूब मन लगा के पढ़िए, चीजों को समझते चलना है, बस हो जाएगा। लोड नहीं लेना है, अच्छे से करिए, रिवीजन करते रहिए, लगातार लगे रहिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आप योद्धा हैं। इतना जरूर है कि आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप विशेष हो रहे हैं, और विशेष होने के लिए तपना पड़ता है। जैसे कहा जाता है ना कि एक सामान्य आदमी और एक ट्रेनिंग वाला, आर्मी की ट्रेनिंग ले रहा हो व्यक्ति, दोनों व्यक्ति में काफी अंतर होता है। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा होता है, लेकिन वो व्यक्ति जीवन को जी रहा होता है, जीवन को संवार रहा होता है, और देश को स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए खुद को तपा रहा होता है। सुबह लोग यहाँ 4 बजे सुबह सोए रहते हैं, और वो 4 बजे फिट हो जाते हैं, दौड़ करके, पूरा व्यायाम करके, शरीर से पसीने बहा करके। यहाँ लोग पानी से नहाते हैं, वहां पसीने से नहा रहा होता है। तो वो सिचुएशन है, आप सामान्य नहीं है, आप एक बहुत स्पष्ट और अच्छे विद्यार्थी हैं जो खुद को एक ट्रेनिंग की तरह तपा रहे हैं। तो आप बिल्कुल सामान्य नहीं है, और तपना बहुत अच्छी बात है। गुड थिंग्स टेक टाइम, यानी अच्छी चीजें समय लेती है, आपसे समय लगेगा, आपका समय खर्च होगा, आपका परेशानियां भी आएगी, कई बार डिमोटिवेशन भी आएगा, पर खुद को स्वस्थ रखिए, दिमाग से भी, शरीर से भी। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं बच्चों अगली क्लासेस में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। लव यू ऑल, गुड नाइट। आप सभी का मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, और अपने पेरेंट्स को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन धन्य है हमारा। बाय बच्चों, लव यू।